Good morning, students. In last class, we discussed Chapter 10 Input Tax Credit. We discussed the conditions required for availing the input tax credit in GST. अब हम उसके आगे करते हैं. टॉपिक reversal of ITC in case of non-payment of consideration. जैसा कि आपको पता ही है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को सेल करता है तो GST चार्ज करता है, और जो रजिस्टर्ड डीलर सेल कर रहा है वो अपने फॉर्म भरता है GSTR 1. जब वो GSTR 1 विद इन टाइम लिमिट 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक भर लेता है तो 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ को बायर को अपनी विंडो में 2B में उसको दिख जाता है कि उसने कितना टैक्स पे किया था सेलर को. वो उसको दिख जाता है अमाउंट, और वो उसका फिर ITC का क्लेम ले सकता है सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ अदर कंडीशंस. तो जब ये हो जाता है ITC का वो क्लेम ले लेता है, तो अब हम आगे देखते हैं कि वो उसे कब कब वापस करना पड़ता है. मतलब वो क्लेम उसका कब लीगल नहीं रह जाता, वैलिड नहीं रह जाता. तो उसमें ये है नंबर 1, ITC अवेल्ड टू बी पेड विद इंटरेस्ट. ये कब पॉसिबल है? वेयर अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द अमाउंट टुवर्ड्स द value of supply along with tax payable thereon within 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to ITC availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in the manner specified. तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि एक बहुत अच्छा प्रोविज़न भी है ये वैसे, कि इससे ना निश्चित हो जाएगा कि बायर जो है वो सेलर को इश्यू ऑफ इनवॉइस के विद इन 180 डेज़ पेमेंट कर देता है. अगर वो पेमेंट कर देता है विद इन 180 डेज़ तो फिर उसका ITC रिवर्स नहीं होगा. तो ये बहुत ही अच्छा है. इसे बेसिकली सेलर को एक राहत है कि उसकी पेमेंट विद इन 180 डेज़ उसको मिल जाएगी, क्योंकि जो भी बायर है वो ये नहीं चाहेगा कि उसको ITC रिवर्स करना पड़े और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़े. तो ये नुकसान वो नहीं चाहेगा. आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर बायर ने पार्ट पेमेंट किया और पार्ट पेमेंट वो विद इन 180 डेज़ नहीं कर पाता तो फिर उसको प्रोपोर्शनेट GST का ही ITC रिवर्स करना होगा. मतलब कोई अगर 40% पेमेंट करता है, 60% पेमेंट विद इन 180 डेज़ नहीं कर पाता, तो उसे 60% जो उसने ITC क्लेम किया था उसका 60% ही उसे रिवर्स करना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट रेट है 18% पर एनम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि पेमेंट हो सकता है जेन्युइन केस हो कि वो पेमेंट बायर नहीं कर पाया विद इन 180 डेज़. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो पेमेंट बाद में कर देता है, तब ही इज़ री एलिजिबल, री एंटाइटलमेंट हो जाएगा उसका, कि पेमेंट करने के बाद वो नेक्स्ट मंथ की जब भी रिटर्न फाइल करेगा उसके अंदर वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट फिर से रीक्लेम कर सकता है. और इसके लिए उसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है. अगर उसने 6 महीने के बाद, सपोज़ करिए उसने 1.5 साल बाद पेमेंट करी, 2 साल बाद पेमेंट करी, तो भी वो उस वक्त जब वो पेमेंट कर देगा तब वो वापस ITC को क्रेडिट कर सकता है. सो दिस इज़ अ गुड प्रोविज़न.
देन वी कम टू एक्सेप्शंस टू द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 180 डेज, कि कब कब ये लिमिटेशन पीरियड 180 डेज का बायर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, कि उसे 180 डेज में ही पेमेंट करनी है। एक तो सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में तो बायर को ही जीएसटी जमा करना होता है, तो जब बायर जीएसटी जमा करेगा तभी वो क्लेम ले पाएगा, तो इस केस में तो ये प्रोविज़न एक तरह से एप्लीकेबल ही नहीं होगा। देन डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन। डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन के केस में क्योंकि कंसिडरेशन है ही नहीं, ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। देन एडिशंस मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी बीइंग इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, तो इस केसेस में भी माना जाएगा कि सप्लाई की पेमेंट हो गई थी, तब ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। देन वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, नो ITC if depreciation is claimed on tax component। तो बड़ी लॉजिकल सी बात है ये कि अगर आपने सपोज करो एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की और उसके ऊपर आपने GST पे किया 18% से 1,80,000 रुपये, तो अब आप जब अकाउंटिंग में एंट्री करेंगे तो आप फिक्स्ड एसेट को डेबिट करेंगे 10 लाख रुपए से और इनपुट GST को डेबिट करेंगे 1,80,000 से, और सप्लायर को क्रेडिट करेंगे या बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो नेचुरल उस केस में आपने फिक्स एसेट को डेबिट किया 10 लाख से, तो आप 10 लाख पर ही डेप्रिसिएशन लेंगे, ना कि 1,80,000 जोड़कर 11,80,000 पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस आपने एंट्री में फिक्स्ड एसेट्स को 11,80,000 से ही डेबिट किया और उसी के ऊपर आप ईयर एंड में डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, तो फिर उस केस में आपको ये 1,80,000 का ITC आपको रिवर्स करना होगा अगर आपने ये क्लेम किया है। तो मतलब आप ITC क्लेम नहीं कर सकते उस अमाउंट पर जिस अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें तो फिक्स एसेट को पूरी 11,80,000 से डेबिट ना करें, उसको 10 लाख से डेबिट करें, GST इनपुट GST को 1,80,000 से डेबिट करें। अगर आप 11,80,000 से फिक्स्ड एसेट को डेबिट करते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस केस में आप उसके ऊपर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ITC 1,80,000 का क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आपने कर लिया गलती से तो फिर आपको वो रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट। देन वी कम टू दिस टॉपिक, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, कि 1 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ने अमेंड किया और ये कहा कि कोई भी ITC जो आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो आप कब क्लेम कर सकते हैं, वो आप कब क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 2 डेट लिखी है, 30 नवंबर ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। अब एनुअल रिटर्न का वैसे तो टाइम 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन अगर आपने जल्दी भर दी वो रिटर्न 30 नवंबर से पहले भर दी, तब ये अर्लियर डेट फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न की काम आएगी, अदरवाइज 30 नवंबर की डेट है। अब इसको समझ लेते हैं, दो डेट्स क्या हैं। कि सपोज करिए आपने, अब हम फाइनेंशियल ईयर ले रहे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो सपोज करिए आपने बिजनेस में एक परचेजेस की 1 लाख रुपए की, जिस पे आपने GST लिया 18,000 रुपये। अब ये GST का ITC आप कब क्लेम करेंगे? नेचुरल है ये अप्रैल का है, तो मई में सप्लायर की ड्यूटी है कि वो मई में इसको GSTR 1 में शो करेगा इस सेल को जो उसने यहाँ पर किया है डीलर को। तो डीलर तभी इसको क्लेम कर सकते हैं जब वो इसको सप्लायर जो है अपनी मई की रिटर्न में GSTR 1 में शो करेगा, तब वो रिसिपिएंट को मतलब डीलर को 2B में शो करेगा, तब वो इसको क्लेम करेगा। तो अगर उसने मई में रिटर्न फाइल करी अप्रैल की, नेचुरल है सप्लायर अप्रैल की रिटर्न 11 मई तक फाइल करेगा, तो अगर उसने 11 मई तक रिटर्न फाइल कर दी
तब तो उसको मई में मिल जाएगा क्लेम। लेकिन सपोज करो सप्लायर ने जो है वो GSTR 1 में फाइल नहीं करी, शो नहीं करी अप्रैल में, वो उसने करी मई में। अब मई में फाइल करेगा तो वो जून में शो होगा। अगर वो मई की रिटर्न जून में फाइल करता है तो जून में शो होगा ना वो, तो जून में आप क्लेम करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अराइज होता है, वो कब तक लेट फाइलिंग करके शो कर सकता है, आप इसका क्रेडिट कब तक ले सकते हैं। तो ये टाइम दिया इन्होंने 18 महीने का बेसिकली, अगर हम अप्रैल से देखें, क्योंकि अक्टूबर की रिटर्न अब हम बात कर लेते हैं। अप्रैल की रिटर्न जाएगी मई में, मई की रिटर्न जाएगी जून में। तो अप्रैल 2022 की रिटर्न या अप्रैल 2022 में जो आपने परचेजेस की, अगर सप्लायर उसको शो करता है, कब तक शो कर सकता है, अक्टूबर 2023 तक शो कर सकता है। क्योंकि अक्टूबर 23 की रिटर्न जाएगी नवंबर 2023 में, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया ना नवंबर 2023 ही एनुअल रिटर्न। नेचुरल आप एनुअल रिटर्न लेट फाइल करो, किसने कहा आपको नवंबर तक फाइल करने के लिए, आप उसे दिसंबर तक का टाइम है, दिसंबर में फाइल करो। तो आपने लेकिन अगर जल्दी फाइल कर दी अक्टूबर में तो फिर ये टाइम कम हो जाएगा, नवंबर का नहीं रहेगा, अक्टूबर का रहेगा। तो हम इस चीज़ को भी छोड़ देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अप्रैल 2022 की जो आपने परचेजेस की, वो सप्लायर कब तक शो कर सकता है, लेट से लेट वो अक्टूबर 2023 तक शो करेगा। तो वो आप की नवंबर में रिटर्न जाएगी अक्टूबर 2023 की, तो आप 14 नवंबर तक उसको क्लेम कर सकते हैं। मतलब 30 नवंबर तक का इन्होंने टाइम दिया है। लेकिन अगर वो भूल ही गया, अक्टूबर तक भी नहीं करता, नवंबर की रिटर्न दिसंबर में फाइल जो होती है उसमें करता है, तब आप उसको क्लेम ही नहीं कर सकते। तो नवंबर की रिटर्न अगर वो दिसंबर में फाइल करता है, उसके अंदर वो इस सेल को शो करता है, तो वो मुश्किल है। वह तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तो यहाँ पे ये जो टाइम दिया है ना 30 नवंबर का, ये सिर्फ अप्रैल के लिए नहीं है, ये अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम। इस पूरे पीरियड में जितनी भी परचेज होंगी आपकी, तो वो सप्लायर की ड्यूटी बनती है, वो उसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो गया, मार्च में, तो वो उसे अक्टूबर तक ज़रूर शो कर दें। जब वो अक्टूबर तक शो कर देंगे तो आप नवंबर में उसको क्लेम कर सकते हैं। अक्टूबर की रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, वो अक्टूबर की रिटर्न में शो कर देंगे मैक्सिमम, तो आप नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं। तो अप्रैल वाले के लिए आपको एक तरह से देखा जाए तो 12 और 7 19 महीने की रिटर्न का टाइम मिला। लेकिन मार्च वाले के लिए आपको मार्च से लेके अक्टूबर 8 महीने की रिटर्नों का टाइम मिल रहा है कि आप सप्लायर शो कर सकता है। तो 8 महीने से 19 महीने का टाइम है, मतलब 8 रिटर्न या 19 रिटर्न। अप्रैल वाले के लिए 19 रिटर्न का टाइम है, मार्च वाले के लिए 8 रिटर्न का टाइम है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो नवंबर 2023 तक वो शो हो जाना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। पिछले क्या हुआ, शुरू में ये 2017 में कानून आया था। तो 2017 में जब ये कानून आया तो बहुत सारे लोगों को ये प्रोविजंस पता ही नहीं थे, तो लोगों ने रिटर्न लेट भी फाइल करी। कोरोना में भी दिक्कत थी, कोरोना में भी लेट रिटर्न फाइल करने की एक्सटेंशन दी गई थी। अप्रैल की, मार्च की रिटर्नें जो हैं वो दिसंबर जनवरी में जाके भी फाइल हुई थी 2021 में। तो उन सब केसेस में फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाई, और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में एग्जेम्पशन दी कि लोग बाद में भी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। देखो अभी हम बात कर रहे हैं क्लेम करने की, इसको आप जब क्लेम करेंगे उसके बाद ही इसको आउटपुट जीएसटी पर यूज़ कर सकते हैं। तो आउटपुट जीएसटी पे यूज़ करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है आप ये क्लेम कर सकते हैं, चाहे 1 साल में, चाहे 10 साल में, चाहे 20 साल में। तो उस चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक बार आप क्लेम कर लें, मतलब इनपुट कर लें इसको आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये शो हो जाए एक बारी, बस शो हो जाएगा, आपने क्लेम कर लिया। फिर आपके पास चॉइस है, आप अगले कितने ही सालों में जाके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।
एग्जाम्पल्स जो हैं इसके आप खुद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगर सप्लायर डेबिट नोट इशू करता है तो डेबिट नोट के केस में आईटीसी क्लेम करने के लिए कोई डेट मैटर नहीं करती। ये इन्होंने अमेंडमेंट करी 1 जनवरी 2021 को, और कहा कि आप उसको बाद में कभी भी मतलब उसके ऊपर ये नवंबर तक के टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। अब इसके बाद दूसरा प्रोविज़न है, अभी हमने पहले किया था कि अगर कोई बायर पेमेंट नहीं करता सप्लायर को 180 दिन के अंदर, तो उसे आईटीसी रिवर्स करना है बायर ने, जो वो पहले क्लेम कर चुका है। जब वो वापस कर चुका और वो सपोज करिए 1 साल 2 साल बाद जाके फिर पेमेंट करता, और तो वो वापस रीक्लेम कर सकता है आईटीसी। तो जब वो वापस रीक्लेम करेगा तो उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो मतलब वो 1 साल 2 साल के बाद भी वो उसको रीक्लेम कर सकता है। क्लियर है ये भी मेरे ख्याल। अब एक और चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट, ये है न्यू बिजनेस के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, कि सपोज़ करिए आप पर पहले जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था, आपकी टर्नओवर 40 लाख तक थी गुड्स के केस में दिल्ली में सपोज़ करें, और आपकी एक ही सेल हो जाती है 10 लाख की, तो आपकी टर्नओवर 40 लाख से सीधा हो गई 50 लाख। तो अब वो 10 लाख की जो आपने सेल करी, ठीक है, अब जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आपको मालूम है आपने माल ख़रीदा और बेचा, माल ख़रीदा बेचा, जब आपने 40 लाख के ऊपर क्रॉस कर ली सेल, अगले 10 लाख का माल बेचा, तो नेचुरल है वो माल तो आपने ख़रीदा पहले ही होगा। जब आप पहले सेल कर रहे थे तो आपको कोई आईटीसी नहीं मिल रहा था क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं थे। लेकिन जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया और 10 लाख की सेल पर आपको जीएसटी लगेगा, तो सवाल ये वो परचेज तो आपने पहले ही किया जिस पे आईटीसी नहीं था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने छूट दिया कि जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके पिछले 1 साल के अंदर जो भी आपने परचेज़ किए हैं और जो भी आपके स्टॉक में था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, जो भी आपका माल आपके स्टॉक में था, उस माल पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं, दोबारा से समझाता हूँ कि सपोज़ करिए आपने इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। सुभाष एंटरप्राइजेज ऑब्टेन्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन 31 अगस्त 2018। उसने गुड्स परचेज किए थे इनपुट के लिए, इनवॉइस डेटेड 14/8/2017, मतलब 1 साल से भी पहले। इनपुट टैक्स ऑन सेम वाज 30,000। Although section allows to claim ITC by 20th October 2018, assuming annual return is not filed, but if it is read together with 82, ITC cannot be claimed beyond 14/8/2018, that is 1 year from the date of invoice। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज़ करिए आपने बिज़नेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 22 को और 1 सितंबर 22 को जाके आपकी टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो अब आप 1 सितंबर से आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे, तब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास आपने जो भी परचेजेस 1 सितंबर 21 से लेकर 1 सितंबर 22 के बीच में जो भी आपने परचेजेस की, पहली बात परचेज की 1 साल में, और दूसरी बात वो स्टॉक में था कौन सी डेट को, इस डेट को जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन लिया, क्योंकि उसके बाद जब भी आप जो भी स्टॉक बेचेंगे उसके ऊपर आपको जीएसटी देना है क्योंकि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो उस केस में अब आपने 40 लाख के बाद सपोज करो 10 लाख का माल बेचा, तो वो ख़रीदा भी तो होगा 5-6 लाख का, 8 लाख का, तो वो जब आपने ख़रीदा था तो उसके ऊपर जीएसटी भी दिया होगा। लेकिन इससे पहले तो आपने आईटीसी क्लेम ही नहीं किया, तो उन्होंने आपको छूट दी
कि 1 सितंबर 22 को आप देखो आपके स्टॉक में कितना माल था और उसमें से कितना माल आपने पिछले 1 साल में ख़रीदा था। तो जो माल आपने पिछले 1 साल में ख़रीदा था 1 सितंबर 21 से 1 सितंबर 22 और जो 1 सितंबर 22 को आपके स्टॉक में था, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको ऑप्शन देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है न्यू बिजनेस के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।